नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप कहेंगे कि सर हर रोज हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक ही तो होते हैं। हाँ, ये एक आदत सी पड़ चुकी है कि आज हमारे टेबल पर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए मैं आपको इसकी एक ब्रीफ दे देता हूं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन हुई है इंडिया और यूके के बीच में। आप जानते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर ली है। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके 2 एंगल्स हैं हमारे पास। एक जो एंगल है इट इज टॉकिंग अबाउट कैसे यूएसए और यूरोपियन यूनियन के साथ जैसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको भारत सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। सेकंड जो एंगल है इसमें हम ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसके जो बेनिफिट्स हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसीलिए तो भारत ने इसको साइन किया है, राइट। सो दिस इज वन टॉपिक और उसके 2 एंगल्स हम देखने वाले हैं। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूएसए और यूक्रेन के बीच में भी एक डील हुई है। इसको कहते हैं यूएसए यूक्रेन मिनरल्स डील। इसके भी कुछ अलग अलग एंगल्स को हम देखने वाले हैं। सो दिस इज अवर थर्ड टॉपिक एंड ऑफ कोर्स ऑपरेशन सिंदूर। इसके भी 2 एंगल्स हैं। एक एंगल जो है इसमें हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है यानी कि दुनिया के जो ताकतवर देश हैं उनका क्या स्टैंड है भारत की एक्शन को लेकर। एंड सेकंड जो है इसमें हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके जो चीफ्स रहे हैं और अभी जो चीफ है मुनीर, तो उनका क्या एटीट्यूड है, किस प्रकार से हमेशा से इस प्रकार की एक पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ टॉपिक नंबर 1। दिस वन इज अबाउट ऑफ कोर्स ऑपरेशन सिंदूर। इंडियाज mature messaging during Operation Sindoor underscores the importance of diplomacy in crisis management. Discuss how New Delhi's communication strategy shaped global reactions to the strikes. इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें, भारत ने जो स्ट्राइक्स की है, राइट। भारत ने स्ट्राइक्स क्यों की? क्योंकि हमारे देश में पहलगाम अटैक हुआ, हमारे नागरिकों को मारा गया, उनकी हत्या की गई, कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनको मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया। तो भारत ने इसका एक मुंह तोड़ जवाब दिया। जब एक एक्शन से पहले एक जो कहते हैं ना, एक जो तूफान से पहले की जो शांति वाला वातावरण था उस समय पर मैंने आपको कहा था ना कि अभी राइट वक्त नहीं है किसी भी प्रकार की कमेंट का। वी हैव टू वेट एंड वॉच। याद आ रहा है ना, मैंने कहा था कि वी शुड नॉट ब्लेम प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे मिनिस्टर्स एक्सेट्रा। ये वो वक्त नहीं है, ये वक्त है एक होकर रहने का। और एक का मतलब है एवरी इंडियन सिटीजन शुड बी यूनाइटेड। एवरी इंडियन सिटीजन, इट डजेंट मैटर कि हम किस राज्य से हैं, किस धर्म के हैं, क्या हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है, इट डजेंट मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स और उसी के साथ साथ वी आर इंडियंस। दिस इज नंबर 1। ये दोनों चीजें एक साथ, इंडियन एंड ह्यूमन बींग्स। उसके बाद बाकी के जो भी अलग अलग डिफरेंसेस हैं, जो डाइवर्सिटी है, उसको हम सेलिब्रेट करके जी सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट आवर कंट्री स्टैंड्स फॉर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो भारत ने जो एक स्ट्राइक्स की है पाकिस्तान पर, और हम सब जानते हैं कि हमारी जो ये स्ट्राइक्स रही है, क्या हमने वहां के सिविलियंस को टारगेट किया है? द आंसर इज नो। क्या हमने वहां की मिलिट्री को टारगेट किया? द आंसर इज नो। हमने वहां पर स्पेसिफिकली वहां पर जो टेररिस्ट थे उन पर ही अटैक किया है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रिएक्शन रहा है भारत की स्ट्राइक्स पर वो म्यूटेड रहा है। म्यूटेड यानी कि ये जानते थे कोई प्रेशर जो है वो भारत पर क्रिएट नहीं किया गया है बाय यूएसए, यूके, रशिया, यूएन एक्सेट्रा। यूएसए, यूके, रशिया, यूएन और दूसरे देशों ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है दैट इज रिस्ट्रेंट, कि आप चीज़ों को एस्केलेट मत कीजिए, राइट। डी एस्केलेशन पर काम कीजिए, रिस्ट्रेंट को ऑब्जर्व कीजिए। ये हम सब जानते हैं। और हमें यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है, दैट इज it was Prime Minister Narendra Modi. It was
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने जब उनकी मुलाकात रशिया के प्रेसिडेंट के साथ हुई थी, उस समय पर हमारे देश ने ही उनको बताया था कि यह समय जो है ना, ये युद्ध का समय नहीं है। तो क्या हम कहते कुछ है और करते कुछ है? द आंसर इज नो। यहां पर भारत युद्ध नहीं कर रहा है। दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जो पाकिस्तान की हरकत है वो युद्ध वाली है। हमने वहां पर जो टेररिस्ट हैं उनको ही टारगेट किया है, और भारत ने ये ब्रीफ जो है, ये सारे अलग अलग एनवॉयज को, जो भी इंपॉर्टेंट देश थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ कॉल्स किए हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने कुछ कॉल किए हैं, हमारे दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कुछ अपने काउंटर पार्ट्स को कॉल किए हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब जो हैं उन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स को कॉल किए, उनको ब्रीफ दी हमने, उनको बताया कि देखिए हमारी ये सिचुएशन है, हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें लगातार होती आ रही हैं, हम यहाँ पर चुप बैठ नहीं सकते, हमारे देश के नागरिकों को मारा गया है तो हम इसका डेफिनेटली बदला लेंगे। जो भी हमें ठीक लगेगा, जहां पर भी हमें ठीक लगेगा, वक्त हम चूज करेंगे, टारगेट हम चूज करेंगे, बट वी विल टेक एक्शन। एंड दिस इज द रीजन कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसने भारत को लेकर कोई ऐसा टफ स्टैंड या फिर भारत को प्रेशर करने की जरूरत नहीं समझी है। New Delhi's mature messaging and precise planning underscores its focus on counter-terrorism without escalation. This is the thing that we need to understand. यहाँ पर विदाउट एस्केलेशन, भारत चाहता तो वहाँ की मिलिट्री और इन सारे जगहों पर भी हम एक्शन ले सकते थे, उन पर भी अटैक कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारे जो, मैंने कई बार ये बात बताई है कि हमारे ये जो ऑपरेशंस हैं ये स्पेसिफिकली टेरर ग्रुप्स को ही टारगेट करके हमने सिविलियंस को किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचे इसका ध्यान रखा है, हमने इकोनॉमिकल कोई नुकसान ना हो व्हेन इट कम्स टू काइनेटिक एक्शन, राइट। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एक्शन, यानी कि जो मिलिट्री के द्वारा एक्शन ली जाती है, तो इसमें पाकिस्तान को इकोनॉमिकल कोई नुकसान ना हो इसका भी हमने ध्यान रखा है। मिलिट्री साइट्स जो हैं उन पर भी हमने कोई अटैक लॉन्च नहीं किया है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जो किया तो उसका फिर हम अभी जवाब जो है वो दे रहे हैं, और ये सारी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आपके पास भी है, लेकिन ये शेड्स जो हैं वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरी एक चीज़ देखिए हमारी, जिसके बारे में जनरली न्यूज़ में और आर्टिकल्स में बातें नहीं होती, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस थिंग। भारत ने जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया, जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, हमने वीडियोस भी दिए हैं, तो हमने वीडियोस प्रोवाइड किए कि देखिए इन इन जगहों पर हमारा इंटेल देखिए, हमारा ग्राउंड वर्क देखिए आप, कि हमने स्पेसिफिकली उन्हीं जगहों पर टारगेट किया। दिस इंडिकेट्स के ऊपर से ऐसे ही बॉम्ब नहीं गिरा दिए, एंड टू एंड कहाँ से चीज़ें स्टार्ट होगी, ए टू लेकर जेड, ए टू जेड सारी चीज़ें जो हैं हमने एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो हमने एग्जीक्यूट की है। फिर सिंबोलिज्म देखिए, 2 महिला ऑफिसर जो हैं वो मीडिया को ब्रीफ करती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों महिलाएं, जो महिला ऑफिसर्स हैं, इनमें से एक जो महिला ऑफिसर हैं वो मुस्लिम है। तो भारत क्या दिखाता है? भारत ये दिखा रहा है कि वी आर ए प्लूरलिस्टिक कंट्री। हमारे यहाँ पर हर एक के लिए सरकार जो है वो सेक्युलर है, मीन्स पार्टीज और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग बात है, पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें चल रही दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब सरकार की बात आती है, जब चीज़ों को ऑपरेट करने की बात आती है, तो वी आर प्लूरलिस्टिक कंट्री। और ग्लोबली भी सारे देश जो हैं वो अब ये टेररिज्म के खिलाफ जो फाइट हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भारत के साथ है। पाकिस्तान के कुछ मित्र देश हैं जैसे कि चाइना है, टर्की है, मलेशिया है। देखिए टर्की जैसे देश जिनको अर्थक्वेक में हमने इतनी मदद की थी, आज टर्की और मलेशिया जैसे देश जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये किस बात की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं पता है? ये पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ ना, उसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये कह रहे हैं कि भारत जो कह रहा है वो सही है या गलत है, इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, आज ये कुछ ऐसे देश हैं, इससे पहले की डिस्कशन में हमने गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, माई टेररिस्ट, योर टेररिस्ट, ये कुछ रियलिटीज़ हैं। देखिए
और ट्विटर पर और दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर मैंने न्यूज़ में देखा था कि बॉयकॉट टर्की टूरिज्म, ऐसी भी चीज़ें जो है वो स्टार्ट होने लगी हैं। इसी के साथ एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो भी देश, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी देश हो, अगर ये देश और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत को रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि उनको हमसे ज़्यादा पाकिस्तान को ये बात बताने की ज़रूरत है, क्योंकि एस्केलेशन जो है वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। डी एस्केलेशन थ्रू बैक चैनल डिप्लोमेसी, ये चीज़ भी हो सकती है। अब इट डिपेंड्स ऑन इंडिया कि हम ये करेंगे नहीं करेंगे। एनएसए लेवल जो है, बैक चैनल का मतलब ये होता है कि दो देश के एनएसआईज जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ़ोन के माध्यम से, हॉटलाइन के माध्यम से डिस्कशन करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जो मिसाइल जो है वो मिस फायर हो गई थी कुछ सालों पहले, तो उस समय पर इश्यूज़ बड़ा ना हो, तो इसके लिए ये बैक चैनल डिप्लोमेसी काम आई थी। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, कुछ ऑप्शंस हैं, राइट। बट ऑफ कोर्स ये दोनों साइड को मेंटेन करना पड़ेगा, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के ऊपर बनती है कि वो चीज़ों को एस्केलेट ना करें। इंडिया जो है वो एक बैलेंस रख के चल रहा है कि टेररिज्म के खिलाफ हम बहुत ही फर्म चल रहे हैं, और इसी के साथ डिप्लोमेसी में हम बहुत ही सॉफ्टली सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। ग्लोबल सपोर्ट भी है और रीजनल स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें जो है वो भारत अभी कर रहा है। Now, dear friends, let's move on to topic number 2. This one is about India-UK free trade agreement could serve as a template for future agreements with the EU and the US. Discuss the implications for Indian manufacturing and exports in light of past FTAs. हमने अभी जो FTA साइन किए, फॉर एग्जांपल UAE के साथ एक FTA किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक FTA किया है, राइट। तो ये सारे FTAs को ध्यान में रखते हुए ये जो इंडिया यूके वाला FTA है, तो इसमें फ्यूचर में EU और USA के साथ हम एग्रीमेंट करेंगे, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, आप जानते हैं, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। लेकिन इंजीनियरिंग गुड्स, एप्रल यानी कि कपड़े, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सारे सेक्टर्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सारे क्या कहते हैं उसको, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स जो हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं, और जॉब्स भी काफ़ी जनरेट करने की ताकत रखता है ये सेक्टर। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से इट विल टच 7.55 बिलियन बाय 2029-30। तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट के लिए अच्छी बात है ये। दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि 2030 तक अभी जो बायलैटरल ट्रेड है, हमने देखा था ना, कुछ $57 बिलियन का ट्रेड चल रहा है अभी दोनों देशों के बीच में, तो ये डबल होके समवेयर अराउंड 120 बिलियन हो जाएगा बाय 2030 बिकॉज ऑफ दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इट्स गोइंग टू बी गुड। प्रोफेशनल्स की बात करें तो मैंने आपको समझाया था कि सोशल सिक्योरिटी, नेशनल इंश्योरेंस के बारे में मैंने बताया था ना आपको, कि जो हमारे यहाँ से जो लोग वहाँ पर जॉब करने के लिए जाएंगे, एज यू नो कि कैसे काम करता है कि यहाँ की कंपनीज को वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो फिर यहाँ के कुछ लोग जो हैं तो वहाँ पर जॉब करने के लिए जाते हैं, तो उनको पहले 3 सालों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी है उसका जो कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, तो ये कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे वर्कर्स जो हैं उनके पास सैलरी जो हैं उसमें से डिडक्शन नहीं होगा, तो थोड़े पैसे उनके बचेंगे, और ये पैसे कहाँ पर आएंगे, वापस भारत में ही आएंगे। तो ये भी चीज़ अच्छी हो जाएगी, राइट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो जो है वो भी इंक्रीज होगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ेगा, और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क है इसमें भारत की पोजीशन जो है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पार्टनरशिप विथ यूके की जो चीजें हैं यहां पर हम इंपोर्ट करते हैं, तो लगभग 90% जितनी चीजें जो हैं तो उन पर टैरिफ जो है वो कट डाउन किया जाएगा। अब इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, इस पर्टिकुलर एंगल में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसके बारे में थोड़ी चिंता व्यक्त हुई है। जैसे हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो अभी तक एक प्रोटेक्शन मिल रहा था, राइट, हमारी डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल कंपनीज को,
तो अब यूके की कार्स जो हैं तो उन पर 10% टैरिफ लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं दे आर बिट प्राइस कॉन्शियस। आई वॉज गोइंग थ्रू ए रिपोर्ट और उसमें भी पता चला है कि जो एंट्री लेवल की कार्स हैं और जो मिड रेंज की कार्स हैं उनका सेल्स उतना ज़्यादा हमारे देश में नहीं बढ़ा है, लेकिन मर्सिडीज और जो एक्सपेंसिव कार्स हैं ना, प्रीमियम सेगमेंट की कार्स जो हैं, तो उनका सेल्स जो है वो अच्छा रहा है। तो हमारे देश के जो कंज्यूमर्स हैं व्हेन इट कम्स टू कार्स तो प्राइस कॉन्शियस हैं, लेकिन जो क्रीमी लेयर हैं, जो टॉप लेयर हैं, जो प्रीमियम कार्स चलाते हैं, तो दे विल बी उनको वो परचेज करेंगे यूके की ये सारी कार्स जो वहाँ से आएगी। फिर जिन और विस्की और इन सारी चीज़ों पर ड्यूटीज़ जो हैं वो कम हुई हैं। अब हमारे यहाँ पर कुछ किसान जो हैं इनके लिए ये एफटीए जो है ये थोड़ा चिंता का विषय बना है। वहाँ से लैम यानी कि मटन, फिर मछलियों की बात करें तो एक सैल्मोन नाम की मछली आती है, और कुछ ऐसे एडिबल प्रोडक्ट्स हैं, तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में आएंगे। तो इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं दे आर बिट कंसर्न्ड अबाउट दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पास्ट एफडीएज की बात करें तो जैसे इंडिया और यूएई के बीच में सीईपीए हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, राइट, इंडिया एंड यूएई। तो इसमें जो ट्रेड बैलेंस है ये 2022 में इसको किया गया। तो 2022 के बाद अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड के ट्रेड बैलेंस जो है वो उतना अच्छा नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर हम बात करें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो इसके भी गेन्स जो हैं वो कोई एक्सेप्शनल नहीं रहे हैं। तो यूके का जो एफटीए है इट विल एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट फॉर एफटीएज विथ यूरोपियन यूनियन, विथ यूएसए। तो यहाँ पर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, तो उनके भी हित को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आई वुड से कि लेट्स से यूएसए के साथ हम एफटीए करें तो वीट इंपोर्ट जो है ये ना हो, लेकिन फिर वहाँ के जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आते हैं तो वो यहाँ पर इंपोर्ट हों। तो कंज्यूमर और फार्मर्स दोनों का एक बैलेंस लेकर सरकार को चलना पड़ेगा। तो इट्स गोइंग टू बी बिट ट्रिकी। देखिए सारे एफटीएज जो होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है, कुछ चीज़ें हमें भी देनी पड़ती है, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें देंगे। तो हमेशा एक विन विन सिचुएशन होती है। तो इसका भी एक फाइन बैलेंस बनाना अपने आप में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। बट एनीवेज जो हमारे वल्नरेबल स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि हमारे किसान हैं, तो लो इनकम जो ग्रुप्स हैं, तो इनको सरकार को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, तो इनको मजबूत करना पड़ेगा। और जो भी हम करें ऑफ कोर्स जो ट्रेड है उसको, जो मार्केट है उसको हमें और ज़्यादा लिबरल बनाना है, लेकिन इसी के साथ साथ आत्मनिर्भरता के गोल को भी हमें मेंटेन करके चलना है। तो ये कुछ ऐसे एंगल्स हैं जब हम देखते हैं इंडिया यूके एफटीए को। देन डियर फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूएस यूक्रेन मिनरल्स डील। द यूएस यूक्रेन मिनरल्स डील reflects a strategic compromise with geopolitical implications. Analyze the agreement's impact on US-Ukraine relations and its broader global significance. जानते हैं ना आप, इसके बारे में भी जानते हैं, ये रिपीट है ये टॉपिक, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स हैं। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है तो इसमें यूएसए को माइनिंग राइट्स मिलेंगे और दोनों जो देश हैं ये शेयर्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक चीज़ अच्छी जो हो गई यूक्रेन के लिए वो ये था कि अभी बाइडन सरकार के तहत जो भी सपोर्ट मिला है यूक्रेन को, तो इसको एक कर्ज के तौर पर, ये कोई कर्ज नहीं रहेगा, ये कोई डेट नहीं है, राइट, रीपेमेंट का डेट जो है वो नहीं है। लेकिन ये जो डील है तो इस डील में यूएसए ने ये कहा है कि आप यूएसए की कंपनीज जो हैं उनको मिनरल्स माइन करने का अधिकार देंगे और मिनरल्स के साथ साथ ऑयल एंड गैस जो हैं इनका भी एक्सप्लोरेशन और माइनिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूएसए की कंपनीज करेगी। फिर एक जॉइंट फंड क्रिएट किया जाएगा और इस जॉइंट फंड में दोनों देश जो हैं वो 50-50% जो भी खर्च होगा तो 50-50% माइनिंग ऑपरेशंस जो हैं तो उसको फाइनेंस करेंगे। अब यूरोप जो है इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यूक्रेन। यूरोप भी अपने कुछ रिसोर्स मीन्स यूरोप चाहता है कि देखिए ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन वांट्स टू बिकम पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यहाँ पर नेटो की बात नहीं हो रही है, यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है। तो यूरोप ये कह रहा है, ईयू ये कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ ईयू
तो फिर आप हमें रिसोर्सेज का एक्सेस दीजिए। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है वो राजी हो चुका है, और यूएसए को भी कोई इश्यू नहीं है कि यूरोपियन यूनियन अगर यूक्रेन में इन्वेस्ट कर रहा है तो फाइन, दैट्स फाइन। एज फार एज यूएसए के इंटरेस्ट जो है वो डिस्टर्ब ना हो तो उसको कोई इश्यू नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन भी इन्वेस्टमेंट करेगा यूक्रेन में, तो ये भी चीज़ है। अब यूएसए की मिलिट्री एड की बात करें, जो एक सबसे बड़ा एक एक हॉट टॉपिक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं सबसे बड़ी यूक्रेन की जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज दिस वन, कि यूएसए का सपोर्ट हमें मिलता रहे। इस पर पहले ट्रंप साहब ने कहा था कि भाई कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर उन्होंने एक यू टर्न लिया और कहा कि हम सपोर्ट देंगे, मिनरल्स डील होगी। तो अब मिनरल्स डील हो चुकी है, तो यूएसए जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहां पर कोई गारंटीज नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं ये कंडीशन पर आधारित है, कैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से उनको सपोर्ट जो है वो यूएसए प्रोवाइड करेगा। और जो भी यूएसए ने अभी ये भी बताया है कि ये माइनिंग और ये सारी चीज़ों से जो भी प्रॉफिट आएगा, तो आने वाले 10 सालों के लिए ये प्रॉफिट जो है वो यूएसए घर लेकर नहीं जाएगा। ये प्रॉफिट जो है वो यूक्रेन को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करेगा। तो काफ़ी विन विन सिचुएशन जो है, जितनी हो सके उतनी यूएसए ने भी विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है, और यूक्रेन ने भी बेस्ट ट्राई की है कि यूएसए का सपोर्ट जो है वो उनको मिल जाए। अब ये सारी चीज़ों को लेकर चाइना जो है वो थोड़ा चिंतित हो सकता है, क्योंकि एज यू नो के ये जो मिनरल्स, रेयर अर्थ मटेरियल हैं, ये सारे मिनरल्स के सेक्टर में चाइना जो है उसका एक डोमिनेंस रहा है। लगभग 2010-12 की बात है जब जापान पर चाइना ने बैन लगाया था, क्योंकि जापान और चाइना को लेकर एक इश्यू, मैंने प्रश्न भी पूछा था और आपने इसका आंसर भी दिया था कमेंट सेक्शन में। तो ये जब इश्यू हुआ ना, तो चाइना ने जापान पर ये रेयर अर्थ हम नहीं देंगे आपको एक्सेट्रा, तो तब से दूसरे देश जो हैं वो थोड़े चौकन्ना हो चुके हैं। और अभी चाइना ने यूएसए पर भी इस प्रकार की चीज़ लगाई, तो अब दूसरे देशों में भी रेयर अर्थ मटेरियल को प्रोसेसिंग और ये सारी चीज़ों के बारे में दुनिया जो है वो सोचने लगी है। तो चाइना वुड बी ऑब्जर्विंग दिस डील, क्योंकि यूएसए और यूक्रेन की मिनरल्स डील जो है, तो उसमें हो सकता है कि यूएसए जो है वो फ्यूचर में ये सारी प्रोसेसिंग और ये सारी चीज़ें यूक्रेन में करे। तो अगर ये चीज़ होती है तो ग्लोबल जो मिनरल सप्लाई है, इसकी जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल मिनरल सप्लाई चेन, उसमें कुछ रीशेपिंग हमें देखने को मिल सकता है, और ये चाइना के लिए अच्छा न्यूज़ नहीं रहेगा। रशिया के रोल की बात करें तो अभी रशिया के पास जो यूक्रेन की ईस्टर्न टेरिटरीज हैं, रशिया ये चीज़ वापस दे दे ऐसा नहीं होगा। यूएसए ये कह रहा है कि भाई जो अभी रशिया के पास है वो आप छोड़ दो, रशिया को दे दो, और रशिया कह रहा है कि भाई हम ज़मीन वापस नहीं देंगे, जो युद्ध के दौरान हमने चीज़ें जीती हैं, यू विल नॉट गेट इट बैक। तो यूक्रेन के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द फ्यूचर। ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो हमने समझ ली है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंडिया यूके वाला टॉपिक अगेन। हाउ डज द इंडिया यूके एफटीए अलाइन विद इंडियाज विजन ऑफ विकसित भारत 2047? Discuss its implications for sustainable and inclusive growth. ये जो ट्रेड डील हमने उनके साथ की, एफटीए जो किया है, दिस इज द लार्जेस्ट डील, लेट मी राइट इट डाउन हियर, लार्जेस्ट डील जो भारत ने किसी डेवलप्ड देश के साथ की हो आफ्टर ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट के बाद अगर कोई डेवलप्ड देश के साथ सबसे बड़ी डील अगर किसी ने की है, भारत ने किसी के साथ, तो दैट इज विथ यूके। इस डील की वजह से यूके की जो जीडीपी है, इट विल ग्रो समवेयर अराउंड 4.8 बिलियन पाउंड्स। डॉलर नहीं है, पाउंड है, राइट? 4.8 बिलियन पाउंड। और बायलैटरल ट्रेड जो है ये एन्युअली हर साल 25.5 बिलियन पाउंड से इंक्रीज होगा, ऐसा एस्टिमेट दिखाया जा रहा है। 2030 तक डबल हो जाएगा और हर साल इसमें 25.5 बिलियन पाउंड का एडिशन होता जाएगा। तो भारत का जो विजन है ना विकसित भारत का, उस दिशा में देखा जाए तो इट्स ए गुड डील। टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे भारत के, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जिनको अभी देखा, टेक्सटाइल, फुटवेयर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों में बूस्ट आएगा। टेक्सटाइल की बात करें तो यूके में जो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर है उसका शेयर है 5%, चाइना का है 21%, चाइना, और
बांग्लादेश का है 18%। तो यूके में टेक्सटाइल में हम चाइना और बांग्लादेश के काफ़ी पीछे हैं, इसमें एक बूस्ट मिलेगा। फुटवेयर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट विल टच समवेयर अराउंड $550 मिलियन, अभी जो है उसका डबल हो जाएगा। और फूड्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है, प्रोसेस्ड फूड्स टू बी पर्टिकुलर, तो ये सारी चीज़ों में टैरिफ रिडक्शन होगा या फिर ज़ीरो हो जाएगा, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी के साथ साथ ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों में भी इनोवेशन और डिजिटल ट्रेड की बात करें, इसमें भी बूस्ट आएगा। एक इनोवेशन वर्किंग ग्रुप तैयार किया गया, तो इसमें क्लीन एनर्जी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एग्री टेक, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें दोनों देश मिलकर काम करेंगे। और जो यूके के मेडिकल इनोवेशंस हैं उनका फ़ायदा भारत को मिलेगा, मेडिकल इनोवेशंस का। और भारत की जो जेनेरिक मेडिसिन है उसका फ़ायदा यूके को मिलेगा। ग्रीन टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट रेजिलियंस और जो नेट ज़ीरो के टारगेट हैं, तो इसमें ये रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट रेजिलियंट एक्शंस में भी दोनों देश जो हैं वो मिलकर कोऑपरेट करेंगे, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। फिर पर्सनल मोबिलिटी के बारे में हमने बात की, आईटी, आर्किटेक्चर, एकेडेमिया, तो ये सारे सेक्टर में जुड़े हुए जो लोग हैं तो उनके लिए वहाँ पर जॉब्स भी जनरेट होगी। इसी के साथ साथ जो मैंने आपको सोशल सिक्योरिटी पेमेंट के बारे में बात बताई, तो इसको डीसीसीपी कहते हैं, यानी कि डबल कॉन्ट्रीब्यूशंस कन्वेंशन जो हैं, तो इसकी वजह से ये डबल टैक्स बेमी जो है वो लोगों पर नहीं आएगी। कुछ 60,000 जितने आईटी प्रोफेशनल जो हैं उनको डायरेक्टली फ़ायदा होगा, उनकी कुछ 20% जितनी सैलरी जो है वो बच जाएगी। FTA इंक्लूड्स रोबस्ट प्रोविजंस ऑन लेबर राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, SME एम्पावरमेंट। इसमें एक डेडिकेटेड चैप्टर है इस FTA में SME को लेकर, तो इंक्लूसिविटी को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। एंटी करप्शन कमिटमेंट्स हैं, फेयर कंपटीशन, जेंडर इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो FTA का पार्ट हैं। और इंडिया यूके FTA जो हैं तो ये दोनों देशों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में और ज़्यादा आगे ले जाता है। यूके की जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका फ़ायदा मिलेगा, हमारी जो स्टार्टअप्स हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ साथ यूके से फंड भी आएगा, यूके का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा। और भारत कहीं ना कहीं जो है वो एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब या फिर ग्लोबल फैक्ट्री बनेगा, और यूके जो है उसको भारत की कंज्यूमर मार्केट का एक्सेस मिलेगा। दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ नेशंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, critically examine the role of Pakistan's military establishment, particularly under Asim Munir, in perpetuating hostility towards India. ऑपरेशन सिंदूर जो है, अब इसका आप देखिए, राजनाथ सिंह साहब ने यह बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 100 से ज़्यादा टेररिस्ट जो हैं इनकी हमने, आप समझ लीजिए, उनको हमने ठिकाने लगा दिया है। दे आर गॉन, वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ। सो दिस डेमोन्स्ट्रेट्स के कितना प्लानिंग करके कितने कम समय के अंदर भारत ने बहुत ही प्रिसाइज स्ट्राइक की है। आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है उसने हमेशा से टेररिज्म का और लो कॉस्ट ये पॉलिसी, टेररिज्म इज लाइक ए लो कॉस्ट, एक फुल फ्लेज वॉर जो है वो पाकिस्तान नहीं कर सकता, लेकिन सबसे चीपेस्ट जो रास्ता है उनके लिए, इट इज़ दिस वन। टेररिज्म का इस्तेमाल करो एंड कट इंडिया विथ, हर बार मैं ये स्टेटमेंट जो है वो भूल जाता हूँ, कट इंडिया विथ 1000 ना, ऐसा कुछ है, ब्लीड्स समथिंग, एक पूरी एक, लेट मी चेक इट, आई हैव टू यूज गूगल, वेट, आज वंस एंड फॉर ऑल हो जाए। कट इंडिया विथ 1000 समथिंग, ऐसा कुछ है स्टेटमेंट, लेट मी चेक, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, ये उनके प्रॉक्सी वॉर का हमेशा से एक डॉक्ट्रिन रही है उनकी। ब्लीड इंडिया विथ ए 1000 कट्स, कंटिन्यूसली बिजी रखो, प्रॉक्सी वॉर जो है वो चालू रखो। भारत में दंगे हों और यहाँ पर धर्म का गलत
इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, जिहाद और ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। आप देखिए, हमने डिस्कशन की थी ना कि वो कहते हैं कश्मीर जो है इट इज़ ए जुगुलर वेन। ये कुछ ऐसा नहीं है कि कश्मीर उनकी जुगुलर यानी कि जो गले की एक नस होती है जो दिमाग के साथ जॉइंट होती है, तो वो ये कह रहे हैं कि दैट इज़ कश्मीर फॉर पाकिस्तान। ऐसा नहीं है। ये पंजाब और सिंध जो है ना, वो हैं उनकी जुगुलर वेन। इट इज़ नॉट कश्मीर। India's suspension of Indus Waters Treaty sends a strong message to Pakistan's Punjabi elite. खेती बाड़ी और जो बड़ी बड़ी ज़मीन लेकर वहाँ पर बैठे हैं जो लोग, और वहाँ पर इंटरनली भी ऐसा है कि पंजाब राज्य जो है उनका और सिंध राज्य जो है, जो सिंध प्रदेश जो है वहाँ पर, तो ये पंजाब वाले जो है वो हर जगह पर डोमिनेट कर रहे हैं। वहाँ के पॉलिटिक्स की बात है। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव, जो क्योंकि पॉलिटिकली भी ये सारे लोग ही वहाँ पर इलीट जो है पंजाब के ही हैं, वहाँ पर पाकिस्तान में सबसे पैसे वाले, सबसे पॉलिटिकली पावरफुल। तो ये पानी जब बंद होगा ना तो दे विल नो कि जो चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, जो जिस प्रकार से वो जिस सरकार को जो फंडिंग और ये सारी चीज़ें और मिलिट्री इनफैक्ट राइट, आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने तो वहाँ की सरकार जो है वो डी एस्केलेशन के बारे में बात कर रही थी। मिलिट्री ने बता दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तो फाइट ही करना चाहते हैं। और एक डीप सीटेड आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी है भारत के खिलाफ, वो तो उनकी स्पीच से ही पता चल गया। जिस प्रकार से वो हिंदू मुसलमान को झगड़ा करवाने की बात कर रहे थे, एंटी हिंदू बातें कर रहे थे, राइट, इस्लाम का कैसे गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, तो उनका मोटिव जो है वो क्लियर है, कॉन्फ्लिक्ट और टेरर अटैक्स। और हमेशा ये चीज़ जो है वो भारत के खिलाफ ये चलते रहे, ये वो हमेशा वहाँ के आर्मी के चीफ जो हैं वो करते आए हैं। वो कश्मीर जो है उसको ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि एक सेंसिटिव टॉपिक बनाते हैं। फिर क्या होता है कि उनकी टर्म जब ख़त्म होने को आती है तो अपनी टर्म को एक्सटेंड कर देते हैं। कहते हैं कि भाई देखिए युद्ध जैसा माहौल चल रहा है तो वी हैव टू बी हियर इन पावर। तो मुनीर साहब जो हैं वो कंटिन्यूएशन में रहेंगे, वो अपनी टर्म जो है वो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, वो खुद ही तय करते हैं, खुद ही सारी चीज़ें जो है वो इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अब ग्लोबल डायनामिक्स जो है वो चेंज हो गए। चाइना जो है ना वो भी अभी थोड़ा बहुत चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, लेकिन थोड़ा ल्यूक वॉर्म हो चुका है अभी। उतना ज़्यादा अभी चाइना भी मीन्स उनको पता है कि भाई ये इसमें कोई ऐसा ज़बरदस्त बदलाव नहीं आएगा। ये तो इंडिया के खिलाफ एक इश्यू है, कंपटीशन जैसा थोड़ा है इसकी वजह से, वरना चाइना इज़ नॉट दैट इंक्लाइंड, उतना इंक्लाइंड नहीं है। और पास्ट की इनकी जो स्ट्रेटेजी रही है हमेशा से डिस्ट्रक्शन करना, ब्लफ करना। लेकिन पहले क्या था, ये अलग अलग जो उन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक किया, कारगिल किया, कारगिल के बाद प्लेन हाईजेक कर लेते हैं, फिर पार्लियामेंट पर अटैक करते हैं, फिर दूसरे अटैक्स करते हैं, 26/11 होता है। उस समय पर हम कठोर निंदा करते थे ना। इस कारगिल में तो चलो हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, बाकी की सारी चीज़ों में भारत ये सोच रहा था कि ये सुधर जाएंगे। लेकिन आज रियलिटी चेंज हो चुकी है। आज वो भारत नहीं रहा है कि हम एक्सपेक्ट करके ये सुधर जाएंगे, अब हम इनको सुधारेंगे, ऐसा एटीट्यूड आज भारत का, और ऐसा ही होना चाहिए। समय के साथ हमने भी एक बहुत कड़वा लेसन जो है वो सीखा है पाकिस्तान के बारे में। इंडिया मस्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इट्स कैपेबिलिटीज व्हाइल लार्जली इग्नोरिंग पाकिस्तान्स प्रोवोकेशंस। लॉन्ग टर्म जो गोल हैं वो यही है कि हम हमारी मिलिट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग रहें। और अगर पाकिस्तान बदलता है, चेंज होता है, टेररिज्म को ख़त्म करता है, टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करता है, जब भी ये हो, लेट्स से 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, आई डोंट नो, लेकिन जब भी ये बंद हो उसके बाद रिलेशंस अच्छे होंगे। टॉक्स एंड टेररिज्म ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेगी, दैट इज़ क्लियर। And that's basically everything in today's discussion. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.